नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बंगाल में एसआईआर के दम पर चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ बंगाल में एसआईआर के नाम पर लाखों नाम काटने वाले अधिकारी को अमित शाह ने इनाम दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मोदी सरकार की लंका लगाई है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, पहले तो बंगाल में एसआईआर करने वाले जज का इस्तीफा और अब एसआईआर अधिकारी बीजेपी की टीम में शामिल हो चुके हैं। आखिर चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है आकांक्षा। मतलब कि अभी बंगाल में शपथ ग्रहण के 48 घंटे भी नहीं बीते हैं, उसके पहले ही बंगाल में हुए एसआईआर का भांडाफोड़ हो चुका है। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लंका लगाई है और कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देकर बड़ी चूक कर दी है। अपने दर्शकों को अमित शाह का बयान सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले किस तरीके से ममता बनर्जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई है। खबर देखिए, खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि ईसीआई के स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को शुभेंदु सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीएम के होंगे सलाहकार। तो जैसा कि आप जानती हैं कि जब ममता बनर्जी बंगाल में हुए एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बंगाल एसआईआर की वोटर लिस्ट से काटे गए नामों को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया। इसी ट्रिब्यूनल का हिस्सा थे आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता, जो कि अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार बना दिए गए हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अब किस तरीके से खुलकर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अंडर काम करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बंगाल के एसआईआर में क्या हुआ है, बंगाल के नतीजों में कैसे खेल हुआ है, बंगाल की वोटर लिस्ट में किस तरीके से नाम काटे गए हैं, इसको लेकर अभी भी सवाल किया जा रहा है। एक तरफ सवालों के जवाब मिले नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल के एसआईआर में आईएएस अधिकारी शामिल थे, उनको इनाम मिलना शुरू हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें आकांक्षा, पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से सुब्रत गुप्ता को लेकर खुलासा कर दिया गया था। आप देख सकती हैं कि टीएमसी की तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 22 अप्रैल को बताया गया था कि किस तरीके से सुब्रत गुप्ता बंगाल के चुनावों में खेला कर रहे हैं। आप देख सकती हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मनोज कुमार अग्रवाल, सुब्रत गुप्ता एंड ज्ञानेश भारती, जो कि विशेष ऑब्जर्वर के तौर पर बंगाल एसआईआर में नियुक्त किए गए हैं, वो बंगाल में जो ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट का है उस पर दबाव बना रहे हैं और जितनी भी चुनाव आयोग की मशीनरी है उसे भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप ढालते हुए नजर आ रहे हैं। तो मशीनरी से लेकर चुनाव आयोग, आईएएस अधिकारी, बंगाल एसआईआर की पोल पट्टी पहले ही ममता बनर्जी ने खोल दी थी और वही भविष्यवाणी अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आई आकांक्षा, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई डर नहीं बचा है। इसी को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि कुछ तो भ्रम रहने दो। मतलब थोड़ी तो पर्देदारी की होती, थोड़ी तो शर्म खाई होती। फिलहाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनावों में बेशर्मी दिखाई है, अब ये खेल किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें आकांक्षा, पहले जब सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल के जज ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, तभी चुनाव आयोग की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। और अब जिस तरीके से एसआईआर अधिकारी को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से बंगाल चुनावों के पूरे खेल का भांडाफोड़ हो चुका है। आपको बता दें कि जब अचानक से एसआईआर के ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने इस्तीफा दिया, तो सवाल किया गया कि आखिर क्यों ट्रिब्यूनल का जज नतीजे आते ही अपने पद को छोड़कर भाग जाता है। फिलहाल सवालों के जवाब तो नहीं निकलकर सामने आए, लेकिन हाँ, जस्टिस के इस्तीफे के बाद खबर जरूर निकलकर सामने आई कि जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पूरे चुनाव आयोग से ज्यादा अर्जियां निपटाई हैं, सबसे ज्यादा वोटर्स को वापस वोटर लिस्ट में शामिल किया है। खबर में लिखा हुआ है कि अकेले शिवगनम की तरफ से 1717 वोटर वापस से वोटर लिस्ट में शामिल किए गए, जबकि चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 1607 लोगों को वोटर लिस्ट में फिर से शामिल किया। इतना ही नहीं, 27 लाख से ज्यादा नाम
पेंडिंग पड़े रहे, फिर भी अधूरी वोटर लिस्ट पर चुनाव हो गया। फिलहाल चुनाव तो जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लेकिन अब ये पूरा खेल खुलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि 27 लाख नाम, और 27 लाख नामों ने जब अर्जी डाली कि हम अभी जिंदा हैं, तो सिर्फ 136 को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। और आखिर क्यों 27 लाख की अर्जियों में 99% अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एसआईआर का अधिकारी ही मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया जाए, वो भी चुनाव खत्म होते ही, तो होने को कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या बहुमत की तानाशाही चल रही है और सरकारें चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखने में नाकाम साबित हुई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को फटकार लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेशर्म हो चुकी सरकार एसआईआर अधिकारियों को इनाम देती हुई नजर आ रही है। अरे जब खुद गृह मंत्री अमित शाह जिन शुभेंदु अधिकारी को भर भर कर गाली देते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो करने को कुछ भी कर सकते हैं। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे, इसका क्या जवाब है आपके पास? और नारदा की सीबीआई जांच का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नहीं किया है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है। तो सुना आपने कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद लाइव टेलीविजन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए शुभेंदु अधिकारी को महाभ्रष्टाचारी बताया था। लेकिन अब वही शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की ही कृपा दृष्टि के चलते मुख्यमंत्री बन चुके हैं। फिलहाल जिस तरीके से इन लोगों ने बेशर्मी दिखाई है और बंगाल के चुनावों में खेल हुआ है, ऐसे हालातों में कहने को तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी कैसे जीती है, अब ये पूरा खेल दुनिया के सामने आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पहले तो आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जैसे चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अंडर काम कर रहा है, ऐसे में बिना चुनावों के क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय घोषित नहीं कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है इस सवाल के जवाब में? और पूरी रिपोर्ट पर कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर की पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए हैं। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था, मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर, आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.